हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस योर गाइडर। तो आज हम अपना इंडियन राइटर्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे अपना सेकंड राइटर जो है कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय के बारे में हम जान लेते हैं। कमला मार्कंडेय वाज ए नॉवलिस्ट। इनका जन्म 1924 में मैसूर में हुआ था। मैसूर आज जो कर्नाटक में स्थित है, और 2004 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। कमला मार्कंडेय का पूरा नाम कमला पुरनैया टेलर मार्कंडेय था। ये अपना पूरे नाम की जगह पे अपना नाम बस कमला मार्कंडेय ही यूज़ करती थी। पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कमला मार्कंडेय का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है कमला पुरनैया टेलर मार्कंडेय। ये अपनी राइटिंग्स में ह्यूमन सफरिंग के बारे में लिखती थी जो मॉडर्न सोसाइटी में थी। आप लगा लो 1924 में जन्म हुआ, तो 1947 के आसपास इन्होंने अपनी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा लिखी थी। और उस समय हम ब्रिटिश जो शासन का था उससे आज़ाद हुए थे, तो उसके बारे में और उस टाइम पे महिलाओं की क्या स्थिति थी, हमारे विचार कैसे थे, उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके बारे में लिखती थी। तो हम इनका वर्क कर लेते हैं। जो पहला वर्क है इनका वो है नेक्टर इन ए सीव, जो 1945 में पब्लिश हुआ था। इसका जो टोन है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होती है जो हम अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन सेमी ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम थोड़ा बहुत अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातों को से प्रभावित होकर अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के बारे में भी दिखाते हैं, वो होता है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। जो थोड़ा तो हमारी ज़िंदगी से लिया गया होता है, थोड़ा काल्पनिक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबटाइटल। आपके क्वेश्चन जो बनते हैं स्क्रीनिंग में या फिर केवीएस में, इन सब में वो एक दो क्वेश्चन आपका सबटाइटल से ज़रूर आता है कि किस वर्क का क्या सबटाइटल था। तो नेक्टर इन ए सीव का सबटाइटल था ए नोवेल ऑफ रूरल इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और जो ये टाइटल है नेक्टर इन ए सीव, दिस टाइटल इज़ टेकन फ्रॉम पोएम वर्क विदाउट होप। जो सैमुअल टेलर कोलरिज थे उनकी एक पोएम थी वर्क विदाउट होप, जो 1825 में लिखी गई थी। ये टाइटल उससे लिया गया था। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो ये टाइटल है ये किससे लिया गया था। ये लिया गया था सैमुअल टेलर की एक पोएम थी वर्क विदाउट होप, उससे लिया गया था। अब हम इसके करैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके कौन कौन करैक्टर थे, क्या स्टोरी लाइन थी। इसमें दो मेन करैक्टर थे, एक तो रुक्मणी और एक नाथन। ये हस्बैंड और वाइफ थे। ये एक छोटे से विलेज में रहते थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और इनके 5 तो बेटे थे और एक बेटी थी इरा, जो कि बैरन थी, मतलब वो माँ नहीं बन सकती थी और बाद में वो प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। इनके 5 बेटे थे और एक इनका अडोप्टेड सन भी था पुली। तो आपको इनमें से इस सबसे इम्पोर्टेंट है इरा जो उनकी बेटी थी, और एक पुली जो उन्होंने अडोप्टेड सन था। इसकी स्टोरी क्या होती है कि बहुत ही गरीब परिवार होता है और इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, खाने के लाले पड़े रहते हैं, इस टाइप का परिवार था। और इनके गांव में एक टैंडरी खुल जाती है। टैंडरी क्या होती है? ये होता है एक चमड़े का कारखाना। इनके गांव में टैंडरी खुल जाती है। जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो इसमें आ जाती है, तो इन्हें उस कारखाने में ही काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनका गुजारा नहीं हो पाता। और ये थोड़े दिन अपने ये गोदली हुए बेटे पुली के पास भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके सभी पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। इसकी बेटी प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और इनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब तरीके से रहने लग जाती है। तो बस यही दिखा रखा है कि इनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। और ये कोट है जो इस नोवेल से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आप इसको याद कर लेना। चेंज आई हैड नोन बिफोर एंड इट हैड बिन ग्रेजुअल। ये आगे भी है कुछ, रोड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो ये जो कोट है ये भी आपको याद रखना है कि किससे लिया गया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये था आपका नेक्टर इन ए सीव। अगला है सम इनर फ्यूरी। ये 1925 में पब्लिश हुआ था। इसका थीम था, कई बार आपको ज़्यादातर वो की जैसे थीम होती है कि इस नोवेल के पीछे लिखने का उसका उद्देश्य क्या था, कौन सी थीम यूज़ की गई है। तो इसमें उसने लव और ड्यूटी फॉर कंट्री ये थीम यूज़ करके इसने ये नोवेल लिखा है। इसके करैक्टर्स हैं मीराबाई, सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर मीराबाई है, और रिचर्ड है। मीराबाई एक इंडियन हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, यंग वूमेन है। उसका ब्रदर होता है किट और एक उसका अडोप्टेड ब्रदर होता है गोविंदा। ये दोनों इसके भाई होते हैं, और इसके भाई जो किट है इसका भाई, उसका एक फ्रेंड होता है रिचर्ड।
अब आगे चल के इस मीराबाई में और इस रिचर्ड में अफेयर चल पड़ता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम का जो बैकग्राउंड सेटिंग ये थी कि उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है, मतलब इंडियन और ब्रिटिश के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रखे होते हैं। लेकिन जो रिचर्ड था ये ब्रिटिश होता है और मीराबाई होती है हिंदू। ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर लेकिन ये दोनों दूसरे नेशन से होने के कारण इन दोनों में एक दूसरे को पसंद करना भी होता है, लेकिन फिर भी ये अपने देश के बारे में देखते हैं कि हम तो ब्रिटिश को अपने देश से बाहर निकालना चाहते हैं। और रिचर्ड सोचता है कि हमने तो हिंदुओं को दबा कर रखा है और लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। तो इस टाइप की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब इनर फ्यूरी इसी के बारे में था। अगला है पोजेशन। पोजेशन एक नोवेल लिखा था इसने, 1963 में पब्लिश हुआ था। जो इसका बस एक ही मेन कैरेक्टर है, वो है वाल्मीकि। एक पेंटर टीनेजर बॉय होता है। उस टाइम पे ये होता था कि भारतीय बहुत गरीब होते थे और जो ब्रिटिश थे वे हमें दासों की तरह रखते थे। तो एक औरत होती है लेडी कैरोलाइन बेल, ये वाल्मीकि पसंद आ जाता है, लेकिन ये इंडियन था, गरीब था, तो ये इसे अपने साथ लंदन ले जाती है, लेकिन अपने पोजेशन में रखती है एज ए स्लेव। ये इसको पसंद तो करती थी लेकिन एज ए स्लेव, इसका बस यूज़ करना होता था इसको। वैसे इमोशनल अटैच नहीं थी, बस इसको इसका यूज़ करना होता था। तो ये वहाँ पे रहता है, लेकिन ये वाल्मीकि वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का कल्चर है, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता। इसका एक लड़की होती है एली, उसके साथ अफेयर भी हो जाता है वाल्मीकि का उस टाइम पे। लेकिन ये सब कुछ आखिर में छोड़ छाड़ के वहाँ से आ जाता है और इंडिया में आके एक स्वामी के पास रहने लग जाता है। तो इसकी मतलब स्टोरी यही थी कि हम किसी को अपने पोजेशन में रखना चाहते हैं, पर वो कितने टाइम तक पोजेशन में रहेगा, अपनी मर्जी से तो वह रह सकता है, ज़बरदस्ती वो नहीं रहेगा। तो ये पोजेशन था वाल्मीकि के बारे में। नेक्स्ट वर्क है साइलेंस ऑफ डिज़ायर। ये काफ़ी अच्छा वर्क था इसका। ये 1960 में पब्लिश हुआ था और ये इसका जो थीम है वो है क्लैश बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। मतलब 1960 का टाइम आ चुका था, कुछ लोग मॉडर्न ज़माने की भी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी दुविधा में थे कि हम मॉडर्न ज़माने की सोचें या जो हमारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उनकी सोचें। तो ये भी उसी के बारे में है। इसकी स्टोरी है दांडेकर, एक जो कलरक होता है, इसका मेन लीड जो हीरो होता है, और एक होती है सरोजनी जो इसकी हीरोइन होती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। जो दांडेकर होता है वो मॉडर्न इंसान होता है, वो जैसे नई वैल्यूज़ को मानता है, डॉक्टर्स में बिलीव करता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे होता है फेथ इन ओल्ड वेज, यहाँ पे ये लाइन गलत है। तो उसका फेथ नई चीज़ों में था, जैसे वो डॉक्टर को मानता था, जो ये स्वामी वगैरह होते हैं झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं जिसको, उनमें इसका कोई यकीन नहीं था। लेकिन ये सरोजनी इसकी वाइफ थी, ये एक अच्छी वाइफ थी वैसे तो, लेकिन ये भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन करती थी और ये झाड़ फूक में ज़्यादा यकीन करती थी। और वो उसको एक बीमारी हो जाती है, उसको यूट्रस में ब्लड ट्यूमर हो जाता है। इसकी वाइफ को, सरोजनी को, यूट्रस में ब्लड ट्यूमर हो जाता है। तो वो सरोजनी इस अपना इलाज दिखाने के लिए एक स्वामी के पास जाती है, जैसे कोई बाबा टाइप हो जाता है उसके पास जाती है। और इसका हस्बैंड इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, वो बोलता है कि तू डॉक्टर को दिखा, अच्छा से इलाज करवा। लेकिन सरोजनी इस बात को नहीं मानती, वो बाबा के पास ही जाती है, स्वामी के पास। दांडेकर इस बात को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उस स्वामी को वहाँ से निकलवा देता है, उस शहर से जहाँ पे भी ये रहते थे। लेकिन इसकी वाइफ के मन में फिर भी उसी के प्रति श्रद्धा रहती है, उस स्वामी के प्रति। वैसे तो ये अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन जो इसकी आस्था है वो पुराने विचारों में ही है कि मतलब बाबा से ही हम ठीक हो जाएंगे, तो स्वामी के प्रति ही रहती है। ये सब देखकर दांडेकर के मन में बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, उसके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक स्वामी की वैल्यू है। तो ये सब बातें होती हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि मॉडर्न साइंस, जैसे कि डॉक्टर और ओल्ड फेथ स्वामी, तो डॉक्टर और जो स्वामी होते हैं उनके बीच में जो हमें चुनना पड़ता है उसके बारे में ये दिखा रखा है। साइलेंस ऑफ डिज़ायर, मतलब उसकी वाइफ को कुछ और पसंद है, उसके हस्बैंड को कुछ और पसंद है, तो इन सब के बारे में ये था। अगला है हैंडफुल ऑफ राइस। ये था 1966 में पब्लिश हुआ था और इसका थीम था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको तो बस एक मुट्ठी चावल के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये स्टोरी है रवि के बारे में। एक 25 साल का आदमी था ये, कोई भी काम नहीं करता था, अनएम्प्लॉयड था, गरीब था। और एक इसके पापा का दोस्त था दांडेकर,
दामोदर, माफ कीजिए दामोदर, जो रवि का पिता था नाम राम था, और राम का एक फ्रेंड था दामोदर जो क्रिमिनल था, डाकू टाइप में था। तो रवि इसके साथ मिलकर अप्पू नाम के आदमी के घर में डाका डाल देते हैं। लेकिन वो डाका डालते समय उसको उसकी बेटी नलिनी पसंद आ जाती है। जिसके घर में ये डाका डालने जाता है उसकी बेटी नलिनी होती है, वो उसको पसंद आ जाती है। थोड़े टाइम बाद, स्ट्रगल बाद, उन दोनों की, रवि की और नलिनी की शादी हो जाती है। जय अम्मा इसकी सास बन जाती है, अप्पू इसका ससुर बन जाता है। लेकिन गरीबी तो परीक्षा लेती है, तो इनके 2 बच्चे और 2 लड़कियां और 1 लड़का भी होता है। लेकिन धीरे धीरे स्टारवेशन के कारण, भूख के कारण, वो इतना भी नहीं कमा पाता कि वो उनको भरपेट खाना खिला सके। तो उन दोनों लड़कियों की और उस लड़के की भी मौत हो जाती है। नलिनी इससे बहुत दुखी होती है, तो वो घर छोड़ के चली जाती है। रवि बस चोरी डकैती का काम करता रहता है, तो नलिनी भी दुखी होती है, वो घर छोड़ के चली जाती है। वो जय अम्मा के पास जाता है क्योंकि वो उनके घर पे ही रहता था, अप्पू और जय अम्मा के पास है। तो वो पूछता है कि नलिनी कहाँ गई है घर छोड़ के। जय अम्मा उसको नहीं बताती, और वो गुस्से में आकर अपनी सास जय अम्मा का भी रेप करता है। और ये दिखाते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसको ये नहीं पता था कि ठीक क्या है, गलत क्या है। और इसमें बस रवि का स्ट्रगल दिखा रखा है कि उसके बच्चों की भी मौत हो जाती है, उसकी वाइफ भी उसे छोड़ कर चली जाती है। तो ये सब दिखा रखा है कि गरीबी आपसे क्या क्या करवाती है, चोरी डकैती भी करवाती है, बुरे काम भी करवाती है। अगला है कोफर डैम। कोफर डैम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके 2 करैक्टर हैं, क्लिंटन और हेलेना। ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, और ये कर्नाटक में एक डैम बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता, कमला मार्कंडा कर्नाटक की ही थी, तो उसने वहीं का बैकग्राउंड लिया है कि कर्नाटक में ये क्लिंटन और हेलेना एक पुल बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा एक डैम बनाना चाहते हैं, बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये उसी के बारे में है, कोफर डैम। कोफर डैम नाम से पता चल जाएगा ये स्टोरी डैम के बारे में है। और एक ही भीष्मा क्रेन ऑपरेटर है, एक ये करेक्टर, बस ये 3 ही करेक्टर है, इतना कोई खास वो नहीं है इसका। अगला है 2 वर्जन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1973 में पब्लिश हुआ था। इसका थीम था कि मैन एक्सपर्ट्स मैन फॉर सेल्फिश रीज़न, कि आदमी ही आदमी का शोषण करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें 2 लड़कियों की कहानी है, ललिता और सरोज। ललिता बहुत ही सुंदर होती है, बबली गर्ल, मतलब सबसे खुशी से मिलजुल के रहना, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होकर रहना, और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है। इसकी बहन थी एक सरोज, जो सिंपल गर्ल होती है, स्टडी भी गवर्नमेंट स्कूल में करती है, और जो ज़्यादा नहीं बोलती थी, कंजर्वेटिव थी, सिंपल सी लड़की थी। तो इन दोनों बहनों की स्टोरी है, एक तो ज़्यादा ओपन माइंडेड है, एक थोड़ा कंजर्वेटिव है। तो ललिता को ना एक्टिंग का बहुत शौक था। तो एक बार इनके गाँव में एक डायरेक्टर आता है, मिस्टर गुप्ता, जो एक फ़िल्म डायरेक्टर था। वो ललिता को बहकाकर अपने साथ ले जाता है, और वहाँ पर जाकर उसका असोल्ट करता है, उसका रेप करता है, बार बार फिजिकल असोल्ट करता है, जिससे ललिता प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसका अबॉर्शन कर देता है, और उसे कुछ पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा देता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि सरोज एक सिंपल लड़की थी, ललिता एक खुश मिजाज लड़की थी, तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, और उसको फिल्म डायरेक्टर काम दिलाने के बहाने उसका शोषण करता है। तो ये सब दिखाया गया है 2 वर्जन्स के बारे में। इसमें मेन बस ये 2 हैं, ललिता और सरोज, ये 2 कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम मैन एक्सपर्ट मैन फॉर सेल्फिश रीजन्स। नेक्स्ट है नोवेयर मैन। नोवेयर मैन की सेटिंग इंग्लैंड में की गई है। इस नॉवल की सेटिंग इंग्लैंड में थी। उसके जो एक पहले था पोजेशन, उसकी सेटिंग भी इंग्लैंड में थी, कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड में, कुछ टाइम के लिए इंडिया में, लेकिन इसकी सेटिंग ही इंग्लैंड में ही है। यह है श्रीनिवास, इस आदमी के बारे में है जो स्पाइस इम्पोर्टर है, मतलब जो मसाले हैं हमारे देश के वो विदेशों में भेजने का काम करता है, जो मैरिड है, और उसके 2 बच्चे भी हैं, शादीशुदा इंसान है, 2 बच्चे हैं। लेकिन जो इंग्लैंड में ये अपना स्पाइसेस का बिज़नेस करता है, वहाँ जाकर इसका मिस्टर पिकरिंग के साथ अफेयर चल जाता है। सीरियस अफेयर होता है इनका, लेकिन ये इंडियन होता है और वो ब्रिटिश होती है। तो इसे वहाँ पर जाकर श्रीनिवास को रेसिज्म कि तू काला है, ये गोरे हैं, हम तो गोरे हैं, ये होता है ना विदेश में जाके, क्योंकि हमारा तो पिछला सा रंग होता है भाई, और वहाँ पे होता है ब्रिटिशों का वाइट कलर। तो रेसिज्म का झेलना पड़ता है इसको, और रूटलेसनेस कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी रूट्स तो इंडिया में, और मैं यहाँ के बस काम के चक्कर में पड़ा हूँ। तो इन सब की सेटिंग, मतलब ये सब दिखाया गया है इंग्लैंड में सेटिंग करके कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है और रूटलेसनेस होती है। ये तो आज भी देखने को मिलता है हमें, जब हम बाहर जाते हैं आजकल के लड़के जब काम करेंगे, तो वहाँ भी उनको रूटलेसनेस और रेसिज्म फेस करने को मिलता है।
तो ये 1972 में पब्लिश हुआ था। श्रीनिवास के बारे में स्टोरी है, इंग्लैंड में सेटिंग है इसकी। अगला है द गोल्डन हनीकॉम्ब, 1977 में पब्लिश है। इसका थीम है स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जैसा कि उसमें दिखा रखा था कि इंडियन और ब्रिटिश के बारे में आपस में काफ़ी मनमुटाव थे, क्योंकि ये स्वतंत्रता के टाइम का या उसके बाद के समय में लिखे गए नॉवल हैं, तो ये उससे प्रेरित होकर लिखे गए थे। इसमें स्टोरी है प्रिंस रवि, एक ये जो देवपुर का राजा था, जैसे देसी रियासतें बची थी उनमें से एक था देवपुर। तो एक प्रिंस रवि होता है और एक सोफिया होती है जो ब्रिटिश होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर वही आ जाता है कि तू तो इंडियन है और तू ब्रिटिश है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी भी ये ऑब्जेक्ट करती है कि अब तो इनसे आज़ाद हुए हैं, अब तू फिर से ब्रिटिश से शादी कर लेगा, इंडियन से शादी कर लेगी। तो ये सब इनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं रवि और सोफिया के बीच में। तो यही है, लव को चुने या फिर अपने नेशन को चुने, तो यही इसका थीम है। नेक्स्ट है प्लेजर सिटी। प्लेजर सिटी में हम देखने को मिलता है कि मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में देखने मिलता है। 1982 में पब्लिश हुआ था। थीम था मल्टी कल्चरलिज्म। इसमें डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, जैसा कि इसने हनीकॉम्ब में दिखाया था कि स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, उसी तरह इसमें स्ट्रगल दिखा रखा है, ईस्ट और वेस्ट का स्ट्रगल। ईस्ट और वेस्ट का स्ट्रगल दिखा रखा है कि वेस्ट जैसे जो ब्रिटेन है उस साइड में तो वेस्ट है और इंडिया ये ईस्ट है। तो दोनों की दिखा रखा है कि क्या क्या फ़र्क है, नेटिव या इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो विदेशों की टेक्नोलॉजी वो अच्छी है या नेटिव टेक्नोलॉजी वो अच्छी है, कौन सी विचारधारा अच्छी है ईस्ट की या वेस्ट की, ये स्ट्रगल दिखा रखे हैं। इसमें ना एक होटल बनाना था शालीमार में, तो कौन सी तकनीक अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं, कौन से विचार अच्छे हैं, जंगल को काट के होटल बनाना अच्छा है, क्योंकि होटल वगैरह तो उसी साइड में प्रचलन था वेस्ट में। तो इन सब के बारे में दिखाया गया है, ये दिखा रखा है प्लेजर सिटी में। तो कमला मार्कंडेय के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके नोवेल थे प्लेजर सिटी, द गोल्डन हनीकॉम्ब, नोवेयर मैन, टू वर्जन्स, कोफर डैम, हैंडफुल ऑफ राइस, साइलेंस ऑफ डिज़ायर, पोजेसन, सम इनर फ्यूरी, और ये है नेक्टर इन ए सीव। तो वैसे तो बहुत सारा वर्क लिखते थे ये, लेकिन हमें बस वो देखना है जो इम्पोर्टेंट है और जिनमें से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस यही करने हैं, ये काफ़ी है कमला मार्कंडेय के लिए।